बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से शदीद अंदरूनी इख्तलाफात की लपेट में है। एक जानिब बानी PTI और अलीमा खान की जानिब से 5 अगस्त तक तहरीक को अपने उरूज पर पहुंचाने का ऐलान है, तो दूसरी ही जानिब अचानक अली अमीन गंडापुर की 90 रोज़ा तहरीक की कॉल ने पार्टी को कन्फ्यूजन और तकसीम की कैफियत में धकेल दिया है। पंजाब की क़यादत खुसूसन आलिया हमजा अली अमीन के बयान पर शदीद नाराज दिखाई दे रही हैं। वो 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक की नाकामी की सूरत में ओहदा छोड़ने की धमकी भी दे चुकी हैं और एक सख्त ट्वीट भी सामने आ चुका है उनका। पार्टी के अंदर इस वक्त वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है और कुछ रहनुमा तो अली अमीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खुलकर उनकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। आज अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से उनकी बहनों और चंद रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बानी ने पार्टी इख्तलाफात में बरहमी का इजहार किया और क़यादत को मुत्तहिद होने का पैगाम भी दिया। सवाल यह है कि ये सिर्फ बयानी का फ़र्क है या फिर क़यादत के दरमियान हकीकी और गहरे इख्तलाफात की अलामत है। क्या ये वो दरारें हैं जो पार्टी को मजीद तकसीम कर सकती हैं? उधर KP में सेनेट की टिकटों का ऐलान भी एक नई तनकीद का बाइस बन रहा है। खास तौर पर मिर्जा आफरीदी को टिकट दिए जाने पर सवालात उठ रहे हैं, जो 9 मई के फौरी बाद पार्टी छोड़ चुके थे। इसी तरह सानिया निश्तर साहिबा जैसी काबिल खातून की छोड़ी गई नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई की नामजदगी पर भी हैरत का इजहार किया जा रहा है। दूसरी ही जानिब मुल्क भर में ताजर, दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स FBR के खिलाफ एहतजाज की राह पर हैं। नए टैक्सेस कवानीन खास तौर पर शिक 37AA, 38 और 38B के तहत दिए गए इख्तियारात पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन कवानीन के मुताबिक FBR बगैर वारंट गिरफ्तारी, रजिस्ट्रेशन की मुअत्तली और बिजनेस पर छापे मार सकता है। ताजर बिरादरी इसे रियासती जबर, रिश्वत और हरासानी का रास्ता करार दे रही है, जबकि 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान भी कर चुकी है। अब सवाल यह है कि एहतजाज की ये दो बड़ी लहरें, एक सियासी और दूसरी मौशी, क्या सिर्फ वक्ती रद्द अमल है या ये रियासती निज़ाम पर बढ़ते हुए अदम एतमाद की अलामत है? क्या अवाम और रियासत के दरमियान फासला मजीद बढ़ रहा है और क्या सियासी जमातें और मौशी पॉलिसी साज इस बढ़ते हुए खला को समझने में नाकाम हो चुके हैं? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए मुझे ज्वाइन कर मेरे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रशीद साहब, अनवर रज़ा साहब और गौहर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स अपने नाज़रीन को सुनवाई, यकीनी तौर पर आपने भी सुन लिए होंगे। क्या नज़र आ रहा है आपको गो कि आज अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर ये गुफ्तगू की? अव्वल तो वो मुलाकात के लिए नहीं गई थी, बाकी दो बहनें गई थी जिन्होंने मैसेज ये कन्वे किया कि खान साहब बड़े गुस्से में हैं ये इख्तलाफाती तुंदो तेज़ बयानात को लेकर। बज़ाहिर तो उन्होंने आज एक बार फिर से अपने एतमाद का इजहार कर दिया अली अमीन पर, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि पार्टी में अभी भी लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। आपको इस कंफ्यूजन की वजह क्या नजर आती है और क्या खुद भी आप इससे अग्री हैं कि वाकई पार्टी में कंफ्यूजन बहुत बढ़ गई है कि 5 अगस्त है या 90 रोज करना है, करना क्या है बेसिकली? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो मुबैना तौर पर सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब ये सलमान अकरम राजा साहब, जो इससे पहले आपने उनकी गुफ्तगू सुनाई और जो सारे मीडिया के ऊपर चल रही है, अगर आप उनका अंदाज देखें तो वो डिक्टेटर से भी बढ़ के है। यानी वो ऐसे इस अंदाज में डांट रहे हैं और बाकायदा तौर पे मैं समझता हूँ तज़हीक कर रहे हैं अपनी ही पार्टी की, पंजाब की प्रेसिडेंट को, लीडरशिप को, जिसने आगे सारी तहरीक चलानी है। तो जिससे ये लगता है कि ये खुद ही नहीं चाहते सलमान अकरम राजा हों या अली अमीन गंडापुर हों। कन्फ्यूजन इन अहबाब ने पैदा की है, यानी एक ने पैदा की अली अमीन गंडापुर ने, और उसके बाद उसके ऊपर जब सवाल उठाया है आलिया हमजा ने, तो अब सलमान अकरम राजा जो हैं वो आलिया हमजा को ऐसे डांट रहे हैं जैसे वो क्लास के मॉनिटर है और आलिया हमजा छोटी बच्ची है। तो इस तरह का रवैया जो है, जी बिल्कुल ये ऐसे ही है। और ये जो रवैया है ये गैर सियासी रवैया है, और अगर ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है तो दूसरी बात बड़ी सिंपल है कि ये खुद नहीं चाहते तहरीक चले। देखें, इन्होंने पहले KPK से 3-4 बार तहरीक चलाने की कोशिश की, वहाँ से सरकारी मुलाजिम भी आए, वहाँ से अपने पार्टी वर्कर्स को भी लाए, को 2-3 हज़ार पकड़े जाते थे, को 2-3 हज़ार को मार पड़ती थी, बाकी भाग जाते थे। और इंक्लूडिंग जो है अपना बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के, वो ये भागने वालों में शामिल होते थे, ये अपने वर्कर के साथ खड़े नहीं होते थे। लेकिन बात बनी नहीं।
बात तभी बनेगी जब पंजाब से तहरीक उठेगी। तो पंजाब से तहरीक उठाने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है उसको आप पब्लिकली इस तरह उसकी तजलील करेंगे तो आपके ख्याल में क्या वो इसके लिए फिर आगे बढ़ेगी? तो क्या वो संजीदगी से इस काम को लेकर आगे चलेगी? मुलाकात तो आज तो वैसे नहीं हुई अलीमा खान साहिबा की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये एक अच्छा जेस्चर था कि जो केपीके के एमपीएस थे वो जा रहे थे और एमएनए जा रहे थे पंजाब और लाहौर में, वो रिवाइवल करना चाह रहे थे। इसको तनकीद देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही एक इंतखाब हुआ था सेनेट का। आप याद कीजिए कि वो केपी की असम्बली थी जहां पर वहां के रकाने असम्बली जो थे तहरीक इंसाफ के, उनको नोट गिनने वाली मशीनों के साथ दिखाया गया था। ये फुटेजेस जो हैं ये सबने देखी हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। अब अगर आप इलेक्शन का टेस्ट करें तो उम्मीदवार लोगों के घरों में जाता है, उनके रिश्तेदारों को अप्रोच करता है, उनके दोस्तों को अप्रोच करता है कि वोटर्स को कि यार आप मुझे वोट कर दें, मेहरबानी करें। यहां पर उल्टा रवाज हुआ कि सारे के सारे वोटर्स लेके उम्मीदवार के दर पे लाके हाजिर कर दी गई कि ये आपके वोटर्स हैं और ये आप हैं और ये इनसे आप अपनी बातचीत कंप्लीट कर लें और जनाब मामला तय पा जाए। अच्छा, अब यहां पर ये बातें भी तो हो रही हैं कि जनाब सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर, वजीर अल्लाह के प्रोटोकॉल के अंदर यहां पर उम्मीदवार के साथ लाके बैठा दी गई वोटर्स, उन्होंने जो भी मामला तय कराना था, किसी ने गाड़ी को चेक थोड़ी करना था, वो गाड़ी सरकारी प्रोटोकॉल में वापस चलेगी और बस मजीद आगे लेके चलते हैं। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ गुफ्तगू के लिए। अनवर रज़ा, ये मामला समझ नहीं आ रहा कि कल से मुराद मेरी ये कि जब आलिया हमजा साहिबा कुछ सवालात करती हैं तो आपने देखा जो गुस्सा अभी सलमान अकरम राजा साहब का हर जगह पर वायरल हुआ है, लेकिन यही बात जब वो किसी टीवी टॉक शो में बैठकर करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो फिर उन्हें एतराज क्यों है। क्योंकि कल जब वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो खुद पूछता पाछता पहुंचा हूं मिर्जा अफरीदी के डेरे पर, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर जो है वो पार्टी का इजलास होना है। और फिर दूसरा ये भी कि आज जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर अली मीन साहब के हवाले से बात करो, इमरान खान साहब का मैसेज कन्वे किया है, उससे तो वैसे ही लग रहा है कि फिर जो मर्जी सवालात उठा ले, खान साहब को अली मीन पर एतमाद है। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, अगर घर में कोई बड़ा हो तो बात तो उसी की मानी जाती है। जो 5 अगस्त की डेट बानी पीटीआई ने दी थी तो पूरी जमात को उस पर लब बैक करना चाहिए था। अब हुआ क्या, देखिए आलिया हमजा तो बिल्कुल बानी पीटीआई की जो रिहाई के हवाले से सिंसियर एफर्ट भी कर रही हैं और नज़र भी आ रहा है। अब आ जाते हैं अली मीन गंडापुर के बयान पर। उन्होंने 90 दिन का जो स्टेटमेंट दिया वो अब अली मीन गंडापुर साहब के बाद गौर साहब जी कन्फ्यूजन वहां से फैली और उन्होंने बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये मामूल का बयान है, हद होती है। इसके मामूल के बयान के बाद आप अंदाजा लगाइए पार्टी चेयरमैन के अलावा जो सलमान अकरम राजा साहब इतना गुस्सा कर रहे हैं, वो भी कल ये कह रहे थे कि 90 दिन की डेडलाइन पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये अली मीन की जाती राय है। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। जब आपने किसी को काम से रोकना होता है तो आपने या उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करना होता है तो फिर आप उसको इस तरह करते हैं, स्नब करते हैं ताकि वो अपना असल काम भूलकर जो गैर ज़रूरी काम है उसमें लग जाए। सलमान अकरम राजा बिल्कुल आलिया हमजा के साथ यही कुछ कर रहे हैं कि वो तहरीक की बजाय वो बिल्कुल इन्हीं इशूज़ में निटी ग्रिटीज़ में ही पड़ी रहे। एक बात। दूसरी बात, देखिए ज़रा मैंने कल भी कहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मुमकिन ही नहीं कि वजारत आला भी चले और तहरीक भी चले। इस तहरीक को नाकाम करने के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया जा रहा है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से किया जा रहा है। देखिए ना, 90 दिन का आपको किसने कहा स्टेटमेंट देने के लिए? आपको याद होगा मैंने कहा था ये बजट मंजूर करवाएंगे और खान साहब से मुलाकात के बगैर करवाया। लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट का काम अपने इख्तलाफात की वजह से बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इतना काम करने की ज़रूरत नहीं। जो आप इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर जाकर खेल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बाकी लोग हैं, अभी तो आपको बाद में बहुत सारे लोगों के चेहरे जो बड़े वज़ादार जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, वक्त पर आपको पता चलेगा कि वो किस तरह इस पार्टी को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। इस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने नहीं या किसी और सियासी जमात ने नुकसान नहीं पहुँचाया, जितना नुकसान इनके अपने रहनुमाओं ने पहुँचाया। मुझे बताइए, आलिया हमजा ने, देखिए ना, आलिया हमजा ने क्या जुर्म कर दिया कि जो वो पानी पीटीआई की बात को लेकर के आगे चल रही हैं, पंजाब में उनके आने से तहरीक में जान भी नजर आ रही थी। देखिए ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको तहरीक को तकसीम करने के लिए आलिया हमजा को बिल्कुल स्नब करने इसलिए किया गया कि वो दीवार के साथ लगे, वो इन निटी ग्रिटी इशूज़ में पड़ी रहें। और आप देखें, क्या बैरिस्टर गौर का आपने स्टेटमेंट सुना कि ये जो अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज का बयान दिया वो मामूल की बात थी। उस मामूल के बयान की वजह से आज केपीके का वर्कर 40 से 45% कहने पर मजबूर है
कि केपी के गवर्नमेंट को हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप वर्कर को इस्लामाबाद लाकर उन्हें मार पड़वाते हैं, उन्हें गोलियां लगती हैं, आप वहां से भाग जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वर्कर चार्ज होगा। मैंने आपको कल भी अर्ज किया था, ना तो खान साहब इतनी जल्दी रिहा होंगे और ना ही ये तहरीक कामयाब होगी। ये जो दाल है जूतों में बढ़ती दिखाई दे रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जरा गौर कीजिए, बैरिस्टर गौर के स्टेटमेंट को ले लीजिए, सलमान अकरम राजा के स्टेटमेंट को ले लीजिए, अब अली जफर साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये कन्फ्यूजन पैदा की है इनके स्टेटमेंट ने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। फिर अलीमा की जो गुफ्तगू है उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। कोई शख्स किसी को लीडर तस्लीम करने को तैयार नहीं, हर शख्स की अपनी पॉलिसी है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी बच्चे को पता है कि ये कन्फ्यूजन है क्योंकि क़यादत का फुकदान है, लेकिन अल्टीमेट बॉस कौन है ये भी सबको मालूम है। फिर जैसे कि मैंने पहले भी अनवर रजा से भी गुफ्तगू का आगाज यहीं से किया था कि जैसे अब इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई नेगेटिव जुमला उनके बारे में कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे तो ऐसे लग रहा है कि अली अमीन को बानी पीटीआई का एतमाद हासिल है। और फिर मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के भी गुफ्तगू को लेकर चलूंगी। जो आज सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से पीटीआई की नशिस्तें और जो नाम सामने आए हैं उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो एक खदशा था मेरा कि बहुत ज़्यादा अरकान जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगे पीटीआई के, उनमें से एक खदशे में तो कमी आई है मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम देख के उसके अंदर। लेकिन मेरे साथ अनवर रज़ा और गौहर मौजूद हैं, गौहर भट्ट साहब, दोनों से मेरी गुजारिश है कि ये 90 डेज़ वाला जो टाइम लिमिट दिया है ना इन्होंने, उसके हवाले से मेरे साथ मिलके दुआ करें कि कहीं ये 90 दिन जो हैं ये ज़ियाउल हक वाले 90 दिन ना साबित हों, क्योंकि वो भी 90 दिन के लिए आए थे और 11 साल बैठे रहे थे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आलिया हमजा मलिक साहिबा जो है वो अभी तक उनका ये जिस ओहदे के ऊपर वो नामजद हैं उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ पार्टी की तरफ से। ये अक्सर मामला जो है पीटीआई ही के लोग ही हमें सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं ये बताते हुए। तीसरी बात यह है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा ने अब तक जहाँ पे भी पीटीआई का को जाने का, ये ले जाने का मौका आया है मुख्तलिफ जलसों के अंदर जो केपीके में हुए हैं, वहाँ पे वो अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के हमरा एक आध और बंदी बिठा के पहुँची हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े कारकुनों को पंजाब से निकालने में अभी तक कामयाब नहीं हुई और अपनी भी मूवमेंट जो है उनकी सोशल मीडिया तक में महदूद है। हमने नहीं सुना कि आलिया जो हैं वो कभी फैसलाबाद पहुंची हुई हैं पार्टी के लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या मुल्तान गई हुई हैं, या वो मेरा मतलब है कि गुजरांवाला गई हैं, या वो रावलपिंडी पहुंची हैं। फिज़िकल एक्टिविटी उनकी इस हवाले से हमें नज़र नहीं आई। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर वो और उनकी टीम बहुत एक्टिव है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी और उसके बाद मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया था कि वो अपने वो मेरा ख्याल है उस दिन कोई कॉल थी तो अपने घर के सहन के अंदर खड़ी होकर कह रही हैं कि हर एक को एहतजाज करना चाहिए, और वो निकलने की कॉल थी वैसे बाय द वे उस दिन बानी पीटीआई की तरफ से। तो वो अपने घर के लाउंज के ग्रासी प्लॉट में खड़ी होकर कह रही है कि घर में खड़े होकर एहतजाज करें, और वो गुब्बारे उड़ा रहे। स्ट्रेचर अभी इतना नहीं बढ़ा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ट्विटर पर आके इस किस्म के सवाल पूछ सके क़यादत से। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि ये शायद ये सारा जो उनको नाम उनकी नामजदगी के बाद से लेके ये शायद वजह है कि पार्टी की क़यादत को ये वाला, और ख़ास तौर पे उनकी ट्वीट के ऊपर जो तनकीद की गई है सलमान अकरम राजा साहब से, अगरचे सलमान अकरम राजा साहब का लहजा और ज़ुबान उसको कतन अप्रूव नहीं किया जा सकता। उन्हें खातून का तज़किरा करते हुए तो बतौर ख़ास और आम सियासी कारकुन का तज़किरा करते हुए अमूमी तौर पर राजा साहब इससे पहले भी एक दो दफ़ा इस किस्म की ज़बान और इस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर चुके हैं, उनका मिजाज है, उनका मिजाज है। सर, दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती है रिजवान रज़ी साहब के कुछ भी मामला हो पीटीआई में ऐसा लगता है हर किसी की अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद है। अली अमीन को देख लें, वो कहते मैं जवाब दूंगा तो मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। सलमान अकरम रजा और अली अमीन का जब मसला हुआ तो सलमान अकरम रजा कहते थे कि मैं उनको जवाब दे हूँ। ये आलिया हमजा से जब पार्टी के लोगों ने जो है वो इसके ऊपर अपना उनका रिबटल मांगा, उनका रद्द अमल की भी आप क्या कहना क्या चाह रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को जवाब दूँ। जब सारे इमरान खान को जवाब दें तो सर फिर वर्कर को जवाब कौन देगा? अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कोई पीटीआई के अंदर यूनिक नहीं है। हर पार्टी के अंदर इस तरह की शोल्डर रबिंग होती है। फर्स्ट ईयर की तो नहीं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप के दरमियान ऐसी होती है, नंबर एक।
नंबर 2, ये वाली बातें आपको उन हिसाब से ख़ास तौर पे नज़र आएंगी जो 9 मई के बाद पार्टी का हिस्सा बने, उससे पहले वो पार्टी में उनका कोई मुकाम नहीं था। नंबर 2। नंबर 3, बाकी पार्टियों के यहाँ ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके यहाँ जो इख्तलाफात होते हैं वो अंदर रह जाते हैं, पार्टी लीडरशिप उसको एड्रेस कर लेती है। यहाँ पे चूंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत है इस पार्टी के अंदर, तो लिहाजा इनकी छोटी सी बात भी फौरी तौर पे ज़ेर बहस आ जाती है मीडिया के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये एक रूटीन की बात है, ऐसा होता है। जो मरकज़ी क़यादत होती है उसी ने ही आखिरकार सारे मामलात करने होते हैं। जैसे देखिए, आज मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज़ की अपनी तमाम तंजीमें जो हैं उनको डिज़ोल्व कर दिया है, और वो इसहाक डार साहब ने नामजद किए थे वो लोग, और अब वो जनाब नोटिफिकेशन जारी होंगे तो वो सदर पार्टी जनाब नवाज शरीफ साहब के हुक्म से जारी होंगे। तो ये पार्टियों के अंदर ऐसे होता रहता है, वो जिन लोगों ने पहले अपने नोटिफिकेशन करवाए थे। पॉइंट यहाँ पर आ गया। अच्छा गौहर भट्ट साहब, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, जैसे भी हाल ही में केपीके के सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं और आज भी नाम भी सामने आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये इख्तलाफात अगर इस कदर बढ़ गए, ठीक है, कि पार्टी अपने ही मामलात में उलझी रही, तो किस कदर कभी इम्कान है कि पीटीआई को केपीके में बहुत ज्यादा नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है? देखिए, मैं इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं एक आपके प्रोग्राम में बात बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर गवर्नमेंट है उसके दिन रह गए हैं थोड़े अब। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लापुर वो 9 मई के इसके जुर्म के तौर पर मौजूद हैं और उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब उन केसेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी में अगस्त की एक मखसूस तारीख तक होने लाजमी है। तो अगर मैं उनके फैसले आते हैं तो मुझे ये मेरा गुमान है, ये मेरा ख्याल है कि वो नाअहल हो सकते हैं, उनको सज़ा हो सकती है। अब जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस सूरत हाल के बारे में यकीनी तौर पर जानते होंगे कि वो एक ऐसी सतह के ऊपर खड़े हैं जो बिल्कुल स्लिपरी है, उनके पाँव जो है वो पूरी तरह ज़मीन के साथ टच नहीं हो रहे, तो लिहाजा वो 90 रोज़ वाली जो बात करते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश शायद वो इसी वजह से करें। दूसरी जो आपने बात की केपी के अंदर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि केपी की असम्बली थी जहाँ पर बाकायदा तौर पर नोटों की बोरियाँ पकड़ी गई थी और मशीनें पकड़ी गई थी कि जहाँ पर नोट गिने जा रहे थे और वो अरकान असम्बली थे। उस वक्त ये 2013 से 18 वाली असम्बली थी। और उस वक्त जो है उसमें जो वजीर भी थे शायद उसमें जो पैसों के लेन देन के अंदर शरीक थे, तो वहाँ पर तो बड़ा एक माजी इनका कोई अच्छा नहीं है इस हवाले से। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल है कि जो लिस्ट उन्होंने दी है इन सबको वोट पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने आपस में तय कर लिया है कि वो किन 3 नशिस्तों के ऊपर एक दूसरे का साथ देंगे। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि जो लिस्ट अली अमीन गंडापुर की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से आई है वो जीतने में प्रॉपर तरीके से कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, अनवर साहब, कितनी आपको ये तिगड़ी बेहतर नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की, JUI की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि कितना टफ टाइम मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इतना बड़ा सूबा, तमाम नशिस्तें होने के बावजूद वो केपी में अगर सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो 730 से भी ना जीत सके। देखिए ज़रियाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI से इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो ये इत्तेहाद है ये मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे लगता ये है कि जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक 7 से 8 नशिस्तें ये इत्तेहाद ले जाएगा और 3 या 4 नशिस्तें जो हैं वो PTI के हिस्से में आएंगी। अच्छा। और देखिए ना, जो आज़ाद अरकान है, ना तो उन पर फ्लोर क्रॉसिंग होगी, ना उन पर कोई एक्ट लगेगा। अब होगा क्या? एक तो देखिए दो वजूहात हैं उसकी। एक तो जो वहाँ पर पैसों की तकसीम होगी और वोटों की खरीद होगी, उसमें तो KPK के MPs ने पहले से ही अपनी वफादारियाँ इधर उधर कमिटमेंट्स कर ली हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को कहा कि हम आपको वोट देंगे। दूसरी बात देखिए, वहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जैसे जो तगड़े लोग हैं पैसों के हवाले से, उनके लिए 20 से 22 MPs को साथ मिलाना कोई इतना बड़ा मसला
बिल्कुल भी नहीं है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा देखें कि उन्होंने भी पैसे के बलबूते पर नशिस्तें ली हैं, माजी गवाह है इन चीज़ों का। अब हुकूमत में है वफाक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब को भी अपने साथ शामिल करना है, तो वो भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये तो होगा इस तरह। दूसरा देखिए, अली अमीन गंडापुर के साथ जो MPs हैं उनकी बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी अपनी जगह पर मौजूद है, वो भी गम गुस्सा जो है वो इस तरह उतारेंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आपको पैसे मिल रहे हों और आपको पता हो कि आइंदा आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस पीरियड के बाद या इसी पीरियड के अंदर गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती है, आप MP रहते हैं नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोगों को सज़ा होगी, 9 मई के वाक़यात में नहीं होगी। जब इस तरह गुम की कैफियत हो तो फिर आपको जो आ रहा होता है तो आप कहते हैं मुझे वही ठीक है। देखिए ना, मैक्सिमम अली अमीन गंडापुर के पास क्या है अपने बचाने के लिए, एक वजारत आला है ना, वो वही उनका स्टेक पर अगर लग गई तो उनके पास क्या रहेगा। मुमकिन है कि वो भी बुजदार की तरह दोबारा कभी भी ना CM बन सके, लिहाजा अब उनके पास जो होता है वो उसको बचाएंगे। कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान। चलें, लेट्स सी क्या इस आने वाली सियासत में मजीद और क्या हो सकता है, क्योंकि जो KP सेनेट इलेक्शन है ये भी एक जो है ना सियासी जंग से कम नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अगर आपसी इख्तलाफात यूं ही बरकरार रहे तो न जाने नशिस्तों का क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ये जो आने वाली 19 जुलाई है ये पाकिस्तान में एक बड़ा ही इवेंटफुल डे होगा, क्योंकि इस दिन एहतजाज की कॉल दी गई है और एहतजाज हो रहा है पहिया जाम कर रहे हैं दुकानदार, ताजिर हजरात, ट्रांसपोर्टर्स, गुड ट्रांसपोर्टर्स, और कर किसके खिलाफ रहे हैं? FBR के खिलाफ कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए है कि जो नए टैक्स कवानीन सामने आए हैं ये मौजूदा बजट के पेश नज़र, इसमें उन्हें शिक 37AA पर एतराज़ है, 38 पर एतराज़ है, 38B पर एतराज़ है। एतराज़ात ये हैं कि उन्हें कवानीन के मुताबिक FBR बगैर वारंट गिरफ्तारी, रजिस्ट्रेशन की मअतली और बिजनेस पर छापे मार सकता है। ताजिर बिरादरी इसे रियासती जबर, रिश्वत और हरासानी का रास्ता करार दे रही है, लिहाजा 19 जुलाई को मुल्क गिर ऐलान हुआ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चले बतौर सहाफ़ी मैं भी ये सवाल ले लेती हूँ कि जो हमारे यहाँ हमने देखा है कवानीन को किस तरीके से तोड़ और मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हमारे सामने ही है। और उसमें खाली कोई FBR का एक अदारा नहीं है, इसमें बेशुमार जो है वो पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताजिर हजरात खुश किस्में हैं, क्या ऐसा किया जाए कि ये लोग राजीबाजी हो जाए और मुल्क में जो टैक्स का निज़ाम है वो साफ हो जाए, वो शफाफ हो जाए। रिजवान रज़ी साहब, जब हम बजट के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहे थे, नया बजट आ रहा था, तो आपने और हमने मिलकर अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब ताजरों ने सिर्फ 60 अरब का टैक्स दिया। फिर सर कैसे लिया जाएगा इनसे टैक्स, ये कैसे राजी होंगे? देखिए, ये हर दफ़ा मैं पहले इस पे आ जाऊँ। आज प्राइम मिनिस्टर की आजकल हर हफ्ते में एक मीटिंग होती है मंडे वाले दिन कि हमने इकॉनमी को डिजिटलाइज करना है और सिस्टम को ऑनलाइन लेके जाना। ये कहते थे कि टैक्स देना इसलिए मुश्किल है कि टैक्स के तमाम कागजात अंग्रेज़ी में होते हैं, वो उर्दू में मुतारफ़ करवा दिए गए हैं और साथ में हेल्पलाइन कायम कर दी गई है कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा जी आप सेल टैक्स जमा ही ना करवाएं। ताजिरों को हर 3 माह बाद सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना, आप वो ना करवाइए, आप पॉइंट ऑफ सेल की रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। ऑनलाइन आप FBR के सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, रियल टाइम में आप जो सेल कर रहे हैं वो FBR को रिपोर्ट हो रही है और टैक्स कट के उधर जा रहा है। अब जब इन्होंने देखा है कि ये सारा काम डिजिटलाइज हो जाएगा और हर मतलब कि दरमियाना और बड़ा दुकानदार उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हम तो फिर आ जाएंगे पूरे, क्योंकि टैक्स तो वही जाना है ना जो इन्होंने काटना है, लेकिन उसके दौरान जो इन्होंने इनकम कमाई है उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स जो ये जीरो दे रहे हैं, हाँ जी, जो ये दे रहे हैं सरकार को, वो आपसे और मेरे से इकट्ठा किया गया सेल टैक्स है। बिल्कुल ऐसे ही। ये अपनी इनकम के ऊपर टैक्स इनका जीरो है और मार्जिन इनके कितने हैं। आज आप एक बस लेके किसी भी रूट पे डाल लीजिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूट के ऊपर, 6 माह के अंदर वो आपको पूरा पैसा, आपका सरमाया रिटर्न हो जाएगा। इतना प्रॉफिट है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। यानी दुनिया का कोई बिजनेस मुझे बता दीजिए जिसमें 6 माह के अंदर आपका असल ज़र वापस आ जाए आपके पास। प्रॉफिट मार्जिन इनके पास इतने हैं। ये आप दुकानदारों को देख लीजिए, ये अपनी दुकानों की चेन कायम किए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर 250 दुकानें एक ही बेकरी के ब्रांड की हैं, वो टैक्स नहीं देते लेकिन टीवी चैनल खोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है कि भाई टैक्स दे, जो कौमी मामलात के अंदर आपका हिस्सा है। अब ये वाला जो जब इन्होंने देखा कि सारा मामला डिजिटलाइज हो गया है
और डिजिटलाइज होने में किसी ना किसी लम्हे पे आके तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो हड़ताल की तरफ जा रहे हैं और हड़ताल की धमकी दे रही है। उन्होंने वैसे इन्होंने ये पहले धमकी ये दी थी, रमज़ान के फौरन बाद इन्होंने इस हड़ताल की धमकी भी दी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और साथ में ही पीटीआई ने भी एक कॉल दे दी थी। तो फिर हुकूमत ने उस वक्त इनको कहा था कि आप हमारे साथ मिलके बैठ जाइए। फिर ये मिलके बैठे और मौजूदा बजट के लिए जो निज़ाम आया है वो इनकी मर्जी और मंशा के तहत आया है। अच्छा, अब इससे भागने में इनको मुश्किल पेश आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो हड़ताल करेगा। तो असल में मसला टैक्स देने का है। पाकिस्तान के दुकानदार जिनका तर्ज़े जिंदगी ज़रियाब इरफान राजपूत से बहुत बड़ा है, लेकिन टैक्स वो देते हैं ज़रियाब जितना टैक्स देती है एक साल में, वो उसका 10% टैक्स देते हैं। अशीर भी नहीं देते। बिल्कुल ऐसे अनवर रज़ा, ये जो हमारे ताजिर हजरात हैं, ये आपके और मेरे मुकाबले में अगर टैक्स देने पे आए तो वो ऊँट में के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि इन्हें FBR को हरकत में लाने पर भी एतराज़ है, इन्हें टैक्स देने पर भी एतराज़ है, और ये करना क्या चाहते हैं, या फिर क्लीन चिट हासिल कर लें कि हम टैक्स नेट में शामिल ही नहीं होना चाहते? क्योंकि ना तो इन्हें इमरान खान के दौर के टैक्स निज़ाम को इन्होंने सपोर्ट किया, ना ही आज के दौर हाइब्रिड सिस्टम के निज़ाम को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही इससे पहले जो हुकूमतें आती रही हैं उनमें इनको कभी टैक्स का कोई ना कोई जो मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है, वो कभी पसंद आया है। इनको फिर क्या पसंद आएगा? ये कैसे टैक्स देंगे? इनसे कैसे टैक्स लिया जाएगा? ज़रियाब, ये जो फरसूदा निज़ाम है टैक्स कलेक्शन का, ये उसी के तहत जीना चाहते हैं और ये टैक्स अदा करना ही नहीं चाहते। बुनियादी बात यह है। उसकी वजह ये देखिए ना कि जी इनकम टैक्स गोशवारा 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस पर एतराज़ कर दिया। डिजिटल इनवाइसिंग पर भी इनको एतराज़ है। हमसे जब ये सेल्स टैक्स लेते हैं तो उस पर इन्हें एतराज़ नहीं होता, वही सेल्स टैक्स आगे जमा करवा देते हैं। फिर आगे देखें, अजमल बलोच साहब यहाँ के ताजरों के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि 16 लाख जो ताजर हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तो उन्होंने मुल्क क्यों छोड़ा भाई? कि टैक्स अदा कर देते, मुल्क ना छोड़ के जाते। फिर आप देखिए कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो इन्होंने कहा कि नई करप्शन का रास्ता खुल गया। ताजरों को टैक्स देने में सिर्फ प्रॉब्लम है भाई, आप टैक्स नेट में आइए, आपकी जो चीजें हैं उनको बैठकर आसान कर देती है गवर्नमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, ताजरों से टैक्स वसूली की बात करती है, ताजर हमेशा एहतजाज करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं, शटर डाउन कर देते हैं, उससे फिर अनारकी फैलती है। मकसद क्या होता है कि हमने टैक्स अदा नहीं करना। ये तो एक पहलू है, ये नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की, क्योंकि FBR के लोग जो हैं वो खुद इनको रास्ते दिखाते रहे हैं। माजी में इन्हें अब चोरी की आदत पड़ गई है, अब इन्हें तकलीफ होती है टैक्स देते हुए। भाई मुझे भी तकलीफ होती है ना, मेरा टैक्स तो आप एट सोर्स काट लेते हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मैं भी शायद ना अदा करूं, इनके हाथ में इसलिए अदा नहीं करते। दूसरी बात, ज़रियाब आपको पता है FBR जो आप कार्ड के जरिए पेमेंट करती हैं, दिन में आप 1 मरतबा 2 मरतबा, या मैं करता हूँ, आप देखें कि ये 1 महीने में 1 अरब से 1.5 अरब रुपया 1 रुपया काटते हैं ये। आप जब उसको स्वैप करती हैं, कार्ड से पेमेंट करती हैं, 1 से 1.5 अरब रुपया तो ये FBR ये वसूल कर लेता है, जो जगह टैक्स जिसको कहते हैं। भाई कार्ड मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, FBR को 1 रुपया चला जाता है। दूसरी तरफ देखें, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हुकूमत जो है ना, LDI वो टेलीकॉम कंपनी है कुछ 7-8, उन्होंने 80 अरब रुपए गवर्नमेंट के अदा करने ना दहिंदा हैं, उनको यहाँ पर फिर काम करने की इजाज़त दे रही है। हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जो लोग गवर्नमेंट के ना दहिंदा हैं उन पर सख्ती करें, जो ताज़ा टैक्स अदा नहीं करते उनको कानून के दायरे में लेके आए। हाँ, जो उनकी जायज़ मुतालबात है उनको बैठे, उनके साथ बैठकर एड्रेस कर ले। सिंपल इस दैट, इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन ये ताजरों की नीयत में फतूर है वो। अनवर रज़ा, ये मैं आप ही को जुमला आगे लेकर चल रही हूँ कि ताजर बरादरी की नीयत में शायद फतूर है। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके वक्त के लिए। काशिफ साहब, साबिक आपका एक टेन्योर रहा है, आपने भी बड़ा सर्व किया है, आपको शायद याद हो या ना याद हो, मेरा आपके साथ एक 1-on-1 इंटरव्यू भी रहा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर कि क्या ऐसा कुलिया इस्तेमाल किया जाए कि ताजर बिरादरी जो है वो खुश हो जाए, टैक्स देने पर राजी बाजी हो जाए? सर, किसी तौर से क्या कहते हैं, टैक्स जमा करवाने के हक में नहीं है ताजर बिरादरी। अगर टैक्स देना है तो जैसे लिख दिया गया है या कहीं पर कह दिया गया है कि सिर्फ सैलरीड क्लास ही देगी, तनख्वाहदार तबका ही देगा। जब आप मेरे पास आई थी इंटरव्यू के लिए तो मैंने तब भी यही कहा था कि टैक्स हर एक का देना कौमी जिम्मेदारी है, हमारा कौमी फरीजा है, और जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। बात ये नहीं है, बात ये है, मैं अगर आप देखें, मैं इस वक्त अपनी ज़ात की बात करूंगा और अपनी बिजनेस कम्युनिटी की बात करूंगा।
हम सिर्फ इस बात के खिलाफ हैं। देखें, अभी जो इशू इस वक्त सबसे बड़ा चल रहा है वो 37A और 37AA का चल रहा है। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई ताजिर टैक्स नहीं देता, अगर कोई ताजिर अपनी इनकम नहीं दिखाता, तो आप जरूर उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है आप कानूनी कार्रवाई करें, पर आप कानून के और जो आईने पाकिस्तान है उसके दायरे में रहते हुए क्या आप इस बात को ये मुनासिब समझती हैं कि अगर मैंने आपके खिलाफ एक्शन लेना है तो वो कोई एक्शन जज ले या कोई एक्शन कोर्ट ले, मैं जाती हैसियत में आके ये कहूँ कि मुझे शक है कि ये काम ठीक नहीं कर रही तो इनको अरेस्ट कर लिया जाए। देखिए, इश्यू तो सिर्फ यहाँ से खड़ा हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि इस वक्त आप ये भी जरूर देखें कि जितने कवानीन आप बना रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, वी आर विद द गवर्नमेंट। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लगाएं, हम तो ये कहते हैं आप टैक्स लगाएं। हम इसके भी साथ हैं कि आप डिजिटाइज करें, हम इसके भी साथ हैं कि आप सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर दें। लेकिन आप ये जरूर देखें कि ग्राउंड रियलिटीज हमारी क्या है, हमारे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आप आसानी तो दें, आप आसानी कैसे दें? आप डिजिटाइज करना चाहते हैं, वेरी गुड। आप चाहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट आपकी जो है वाया चेक या किसी भी बैंकिंग मोड से हो, वेरी गुड। तो जो ताजिर हजरात हैं आप उनकी फिर सेल्स भी खोल दें ना। देखिए, सेल्स टैक्स का निज़ाम मैं कैटेगरिकली कहता हूँ कि जिन्होंने लॉयर्स रखे हैं, जिन्होंने टीम्स रखी हैं, वो मैनेज नहीं कर सकते। इट इज सो डिफिकल्ट। आप एक आम ताजिर को ये कहते हैं कि तुम सेल्स टैक्स के निज़ाम में आ जाओ। यार, आप उसको अगर वो नहीं आता सेल्स टैक्स के निज़ाम में तो अल्टीमेटली वो 4% काशिफ अनवर साहब, आप ही कह रहे हैं कि जो सेल्स हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, आप भी लीजिए सब सवाल और मेरा भी हूँ तो सर हमारे यहाँ जब सैलड क्लास वो देती ना, तनख्वाह देती है, मैं अगर 1.5 कमा रही हूँ तो भी मैंने टैक्स देना है, मेरी स्लैब मौजूद है। रजी साहब अगर 2 कमा रहे हैं उनके लिए भी टैक्स स्लैब मौजूद है। अनवर रजा 3 कमा रहे हैं उनके लिए भी टैक्स स्लैब मौजूद है। यहाँ पर ये नहीं होता कि क्या कहते हैं हम सब एक ही फिक्स के अंदर है। देखें, आप एक सेकंड, आपका क्या ख्याल है कि जितने ये जो ये कॉर्पोरेट के हैं डायरेक्टर्स हैं, क्या उनको अल्लाह वास्ते तनख्वाह आती है? जो रेट आपका है वही उन डायरेक्टर्स का है। देखिए, आप लोगों को पता है नहीं, और आप लोग टेलीविजन पर आकर काशिफ भाई ऐसे देखिए सर, नाउ लेट मी स्पीक सर। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, क्या वो उनके लिए वो स्लैब नहीं है जो आपके लिए है? आप लोग पता नहीं क्या बात। अच्छा काशिफ भाई, बात सुन लीजिए। आप बात गलत कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आदातो शुमार रखे माली साहब 2024 अब आप सुनिए, आपने बहुत सुना दिया, सिर्फ ताजिर बिरादरी 60 अरब रुपए टैक्स दिया। सर, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आप मुख्तसर कीजिएगा। नहीं, देखें, ये मेरा काम है कि मैं ये पता करूं कि प्रॉपर्टी किस किसने खरीदी है। ये मेरा काम है कि मैंने अगर इनवॉइसेस इशू करनी है तो मैं इनकम टैक्स के और मैं सेल्स टैक्स के लोग लेकर आऊं। देखिए, आप लोग क्या बातें करते हैं। आप लोग बैठकर पहले जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सुने और देन क्रिटिसाइज इट। जी काशिफ भाई, अब बात सुन लीजिए, अब आप बात को लंबा कर रहे हैं। अब आप बात को लंबा कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि सेल टैक्स की रजीम सब ठीक है, 20,000 पॉइंट ऑफ सेल्स भी कबूल कर लिए, 21,000 आपके ताजरों ने, वो भी ठीक है। लेकिन जो शख्स जिसका शक नहीं पड़े 5 करोड़ का सेल टैक्स की करप्शन पाइल अप हो जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। सर, 5 करोड़ का सेल टैक्स जो है उसके लिए एक खत्म हो गई है। सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुन लीजिए ना। आप एक तो बात भाई, आप एक तो बात नहीं सुनते। काशिफ अनवर साहब, यही मसला है आपका, आप बात नहीं सुनते। काशिफ भाई, आप बात नहीं सुनते। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके लिए एफबीआर में एक 3 रुकनी कमेटी है, और उस टैक्स ऑफिशियल ने नहीं करना, उस इंस्पेक्टर ने नहीं आपको गिरफ्तार करना। वो कमेटी होगी जिसके अंदर कम अज कम कमिश्नर और कमिश्नर से बियॉन्ड लेवल के 3 अफराद बैठेंगे, और वो अगर जरूरी समझेंगे तो उस बंदे को नोटिस के ऊपर तलब भी करेंगे कि भाईजान आप आइए, आपका टैक्स एवेजन जो है वो 5 करोड़ से हमारे ख्याल के मुताबिक क्रॉस कर गई है, आप इसकी जस्टिफिकेशन दे दीजिए। यानी ये है पूरा मुद्दा। अब आप इसमें बताइए कि इसमें काबिले इतराज बात क्या है? इसी तरह से कानून में लिखा है जिस तरह से आप कह रहे हैं। जी, मैंने बकायदा एफबीआर के बंदों को फोन करके रहनुमाई ली है। जो आप कह रहे हैं ना
कि आप इन खातून को, जो आपकी एंकर हैं, जी, और जी। जो आपका जरिए आप- जरूर फेसबुक होगा, वहां पर आप शेयर भी कर दीजिए, हमें भी समझ आ जाएगी सर। अच्छा 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 बिल्कुल ऐसे जो काशिफ बात साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इसमें तो लेकिन कोई अगर इतराज आप नहीं ये है ना? बात कर रहे हैं कि इसमें तो कोई पहले इतराज नहीं बुलाया होना चाहिए। जाएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा, तो सर वेल एंड गुड। इस पे तो हम आपको भी कोई यही इतराज बात कर नहीं। रहे हैं, हम भी यही जी, बात बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक तो हो। हमने भी जो अपनी बिल्कुल ठीक रिसर्च रेडी किया, हम भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स सर कवानीन लेकिन ये में ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, ऐसा नहीं है। और एक और बात देखें, मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करूंगा। अच्छा, अब आप जो बताइए सर- आपके ख्याल में क्या है? एक- काशिफ भाई, मेरी- आपके मेरी- ख्याल सर, में मेरी क्या एक बात सुन है? लीजिए। आपके सर, ख्याल मेरी में एक क्या बात है? सुन- सर मेरी एक बात सुन लेना। जो 2700 अरब रुपए की असेसमेंट्स हुई थी, जो एफबीआर ने असेसमेंट्स की थी, उन हम क्या कह रहे थे? देखें, जब मैं भी प्रेसिडेंट था तो मैं तो ये कह रहा था कि टैक्स कलेक्टर जो है उसके इख्तियारात को कम करें, और अगर हायर कोर्ट से जाकर अगर वो जो असेसमेंट रिवर्ट बैक होती है तो उसको आंसरेबल किया जाए। ठीक हो गया। आपने वो जो 2700 अरब था, मुझे ये बताएं, उसकी असेसमेंट का सारा तरीका चेंज कर दिया, वहां पर 2 करोड़ की लिमिट लगा दी कि अगर जिसकी असेसमेंट 2 करोड़ की हुई होगी वो पहले कमिश्नर अपील के पास जाएगा, फिर वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, और उसके ठीक, बाद जनाब काशिफ वो साहब, हाई जो कोर्ट मैं में जाएगा। आपको थोड़ा सा मुख्तसर करके जो समझ पाई हूँ, आप इस पर बता भी दीजिएगा, मुख्तसर कमेंट कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि एफबीआर के जो अख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं, इन्हें थोड़ा महदूद कर दिया जाए, और ये जो पकड़ धकड़ के मामलात हैं या जो भी ये चीजें हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पुलिस की हद तक ही महदूद रखे जाए, बजाय इसके कि एफबीआर को अख्तियारात दे दिए मैं जाएं। देखें, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पहला निजाम है, जो पहला कोर्ट का सिस्टम है, जो पहला कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल है, जो आपके पहले जो चीजें चल रही हैं, उसमें क्या इशू हो गया, आप उसको वैसे ही चलता रहने दें। आप देखें, आप इस वक्त करंट प्रॉब्लम्स को भी जरूर देखें। आप देखें, आप मुल्क के मुताबिक अपने जो हालात हैं उसके मुताबिक आप लेकर चलें। मैं फिर ये कहता हूँ कंसल्टेशन के साथ करें, मैं फिर ये कहता हूँ जरूर डिजिटाइज करें, मैं ये जरूर कहता हूँ सब कुछ करें। फिर चलिए एक और बात, मैं आप ही से बात करता हूँ, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी है, क्या आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद डालेंगी या आपका लॉयर डालेगा? आपका लॉयर डालेगा, आप डाल ही नहीं सकती, आपको आती नहीं डालनी। ऐसा ही है। जब आप डाल जी, मैं आप ही से कह रहा हूँ, अब जब आप डालेंगी तो फिर आपने अपने एफबीआर के पोर्टल पे बैठना होगा। आप एफबीआर के पोर्टल पे अपना क्यूआर स्कैन करेंगी, क्यूआर स्कैन करके आपको 4 डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट्स आप अपने वकील को बताएंगी, फिर आपका वकील काम करना शुरू करेगा। आप देखें, बात ये है, अगर देखें, मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं है कि आप इसको डिजिटाइज करें। वजीर खजाना साहब ने कहा कि वो सेल्स टैक्स के इश्यूज आते हैं, उसमें कोई मामलात खराब होते हैं, आप जरूर उसको चेक करें। इंस्पाइट कि आप जिन 100-200 जो केसेस हैं, जिन्होंने अगर कोई गलत रिफंड्स लिए हैं सेल्स टैक्स के, आप उनके खिलाफ एक्शन ठीक है लें। काशिफ आपने अनवर सारा साहब, पॉइंट सिस्टम खराब आपका आ कर गया। दिया है। बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का, और आप ही के दिए गए पॉइंट्स को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। गौहर भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। गौहर भट्ट साहब, आपने काशिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका एतराज़ भी सुना आपने। एक तरीके से उनका ये वाला एतराज़ तो जायज़ है कि जो पहले ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को फाल रखें, आप मजीद और क्यों कवानीन जो है जो निज़ाम है उसी को फाल रखें। लेकिन सर, अगर वो निज़ाम बेहतर तरीके से चल रहा होता तो मेरे ख्याल से ये नौबत पेश ना आती, और इसमें भी खुद से कसूरवार एफबीआर ही है। अगर एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर कर लिया होता और इसको इस साल भी इतना खसारा ना होता, तो मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन ना कर रहा होता एफबीआर के ऊपर। अच्छा देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो पहले निज़ाम चल रहा था वो काबिल अमल नहीं रहा। कितने 100 अरब रुपए, बल्कि कितने हज़ार अरब रुपए जो हैं, को 2-2.5 हज़ार, शायद 2.5 हज़ार से भी ज़्यादा अरब रुपए जो हैं वो हमारे ट्रिब्यूनल्स में और फिर इस तरह मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने ये किया कि इनको इख्तियार दिया जाए और ताकि चीज़ों को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगाया जाए। प्रॉब्लम पता कहाँ? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मेरे समेत कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता। हमारा टैक्स इसलिए कट जाता है क्योंकि हम लोग जो हैं सैलरीड क्लास हैं, और सैलरीड क्लास एट सोर्स कट जाता है। जो ये तो आप यकीन जानिए कि टैक्स के नाम के ऊपर बाकायदा जैसे ये आग लग जाती है ना, कि इनके कान के पास को जाके ना टैक्स देना है, तो उसी वक्त इनके अंदर जो है ना एक इर्ताश सी पैदा होगी और बिजली सी इनके तो मेरे नाम से इतना ज्यादा खाए हुए, अंदाजा लगाइए कि जो है
आपकी आवाज बहुत बहुत कट रही है गौर साहब, अंदाजा लगाइए कि उन्होंने जी अब ठीक हुई थी। हाँ आपको अब आवाज जी आ रही बोलिए, अब बोलिए। ये जी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है सर, ये आप उसके जरा टैक्स चोरी का अंदाजा लगाइए कि पिछले साल ये ऑफिशियली फिगर्स आए कि जो तनख्वाहदार तबका है उसने ज्यादा टैक्स दिया और मैन्युफैक्चरर ने कम टैक्स दिया। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ये हालत है, यानी जो मिल ओनर है वो मुझसे कम टैक्स दे रहा है, जो शुगर मिल का ओनर है वो मुझसे कम टैक्स दे रहा है। ये इस तरह के हालात जो हैं जिस मुल्क के अंदर होंगे तो उसका प्राइम मिनिस्टर तो सर सिर्फ इसलिए आएगा कि वो दुनिया भर में जाके कहेगा कि हमारे मुल्क के हालात ना यहाँ पे टैक्स जमा करने वाला हमें खुश कर्जा दे दो भाई, कारोबार करने वाले भी खुश नहीं है, तनख्वाहदार तबका भी खुश नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आसमान से बातें करते हुए कैसे नजर आती है। और अनवर रजा साहब ने जो पॉइंट्स यहाँ पे गिनवाए उससे तो ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे एतराजात है, लेकिन काशिफ अनवर साहब तो कहते हैं कि नहीं जी, दो छोटे छोटे एतराजात है। तो मेरे ख्याल से पहले ये हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी मिसाल मौजूद होती तो ये एतराज समझ में भी आता कि FBI जो है वो अपनी हदूद से तजावुज करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस मामले पर कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना साहब समेत वज़ीर आज़म साहब भी एक्शन ले रहे हैं। लेट्स सी कि क्या डिस्कशन होती है ताजिक कम्युनिटी के साथ। लेकिन जो भी हो, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स का बोझ ना डाला जाए। जो हजरात बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे भी उसी टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।